आजमत बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर माई चैनल। आज मेरे साथ मौजूद है साकिब गुलजार साहब। ही इज़ एन IR स्कॉलर एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर। आज पे जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे डेट विल बी रिगार्डिंग ग्रेट पावर गेम्स अमंग चाइना, US एंड रशिया एंड अदर नॉन मेजर पावर्स। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जी साकिब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ग्रेट पावर गेम के बारे में? हम अपना चाइना और अपना इस पे US पे फोकस करेंगे पावर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रशिया थर्ड मेजर पावर कंट्री ज़रूर है, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा वो चाइना और US पर है। तो US पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको बैकअप में लेके जाऊंगा। बैक इन 1823 US के प्रेसिडेंट थे 1823 में जेम्स मैनरो। उन्होंने अपनी एक डॉक्ट्राइन पेश की थी जिसमें उन्होंने अपना 4 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उस डॉक्ट्राइन में उन्होंने यानी कि जो पावर गेम है वो उसमें हासिल की थी। सबसे पहले जेम्स मैनरो ने कहा था कि US में अब कॉलोनीज कोई नहीं बनाएगा। कॉलोनीज क्योंकि जब बनाई जाती हैं तो उनका फोकस होता है कि उनके रिसोर्सेज उठा के वहां से अपनी कंट्री में लेके चले जाएं। जिस तरह से थेफ्ट यानी कि वी कैन से दैट जिस तरह से यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो सारे के सारे उसके मिनरल्स, जवाहरात, जो कुछ भी वहां से निकला सारे का सारा मेटल और ये सब इधर उधर शिफ्ट होते रहे। तो दूसरी उसने जो मेजर कंडीशन यानी कि कॉलोनीज पे लगाई थी, और दूसरा कहा था कि अगर किसी ने कॉलोनी बनाने की कोशिश की तो अमेरिका समझेगा कि उस पर अटैक किया गया है। जी, ठीक हो गया। अब जब अटैक की बात आ जाती है तो डेफिनेटली हर कंट्री जो है ना इन चीजों को लेके बड़ा फोकस्ड हो जाता है। तीसरी उसने बात की थी यूरोपियन कंट्रीज अगर आपस में फाइट करती हैं तो अमेरिका उनका हिस्सेदार नहीं बनेगा। अमेरिका किसी भी किस्म की यूरोपियन कंट्रीज के मामलात में अमल दखल नहीं करेगा, वो बाहर रहेगा। विद इन यूरोप या आउट ऑफ यूरोप? विद इन यूरोप की उसने बात की थी। अब उसने जो चौथी पॉइंट ऑफ व्यू कहा था कि जो अपना कॉलोनीज बन चुकी हैं, जो यानी कि अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं, उनके बाद मजीद कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। और सेकेंडली अगर इस फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करें तो फोर्थ पॉइंट में US ने ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। क्यों? US ने उसकी खुद मुखालफत कर दी थी। बैक इन अगर हम जाए 2 years बिफोर तो स्पेन का ने कब्जा किया हुआ था। टेक्सास से कब्जा इन्होंने टेक्सास से कब्जा इन्होंने वापस लेके उस पर कब्जा किया था। तो ये उन्होंने इसकी खुद ब खुद मुखालफत कर दी थी। तो ये जो ग्रेट पावर गेम थी ना, जो US बना था, वो क्रेडिट जाता है जेम्स मैनरो को, उनकी डॉक्ट्राइन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जस्ट US एंड चाइना ही मेजर पावर नहीं है, रशिया भी है। अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया चाइना के उसमें फेवर करता है, चाइना की फेवर में है। और उनकी अब आपस में जैसे इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं आफ्टर यूक्रेन वॉर, तो इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं, लोकल करेंसीज में वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए रशिया और चाइना को एक ही काउंट करते हैं मेजर पावर्स के जुमरे में। अब और अगर हम इसमें फर्दर बात करें तो मेजर पावर आपने जैसे बताया कि US है, सेकंड मेजर पावर हमारे पास है चाइना। अब इसी के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चाइना की फॉरेन पॉलिसी है और चाइना की जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जैसे शी जिनपिंग की जो विजन पे जिस पे वो काम कर रहे हैं वो है लिबरलाइजेशन का, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज का। वो पावर डिपेंडेंसी पे नहीं बिलीव करता, वो बिलीव करता है जस्ट ऑन इकोनॉमी प्लस पावर, जस्ट नॉट पावर। तो अगर हम पावर के और इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, जैसे चाइना के देखें, हम सबसे पहले देखेंगे बॉर्डर्स। मेजर पावर के अगर बॉर्डर्स में हम जाते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, वियतनाम है एंड साउथ चाइना सी एंड मल्टीपल अदर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके रीजनल पावर है उसमें हम बात करेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ उसके कैसे रिलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में तो राइवल्स हैं। तो इसमें चाइना जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि इसकी डॉक्ट्राइन को लेके चले जो US ने अडॉप्ट की थी, लेकिन चाइना उनको लेके नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट दिया था यूरोपियन कंट्रीज को, अगर मेरे मुल्क में आके आप लोगों ने कोशिश की इस तरह काम करने की तो मैं आप लोगों को अटैक वापस करूंगा। लेकिन चाइना ये डायरेक्टली थ्रेट नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि सामने US इस वक्त एक डोमिनेंस पावर के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है। मेजर जो रीजंस हैं, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पाकिस्तान है, इंडिया है, वियतनाम है, कंट्रीज US के साथ खड़ी हुई हैं। जिस तरह से वियतनाम के पॉइंट से वियतनाम टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका पे, बैक करता है चाइना, अमेरिका बैक करता है, चाइना नहीं, सॉरी, अमेरिका बैक करता है। अमेरिका और जनवरी 2022 में बड़ी एक न्यूज चली थी जिसमें अपना पैसिफिक ओशंस, जिसको चाइना कहता है कि ये हमारा है,
जी जी। अब वहां पर चाइना अपना यूएस अपने बहरी बेड़े और लड़ाका हथियारें लेके आ गया। वो बेसिकली साउथ चाइना सी है ना, जिसको यूएस अपना क्लेम करता है पैसिफिक ओशन में। तो इनके तो आपस में काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो वियतनाम को सपोर्ट करता है यूएस, जापान को करता है, और जापान और चाइना और वियतनाम और चाइना और साउथ चाइना के मल्टीपल कंट्रीज के साथ चाइना के काफ़ी अरसे से रिलेशंस ख़राब हैं। आपस में वॉर्स हैं या मल्टीपल एस्पेक्ट्स आए हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि उनमें कभी अच्छी बनी नहीं। और इस चीज़ को अगर हम लेके चलते हैं कि जैसे इस वक्त चाइना इकोनॉमिक पावर की बात करता है, इकोनॉमिक गेन की बात करता है, तो अभी जैसे रिसेंट उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के मुताबिक चाइना इस वक्त 4.4 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स अपने पास रखे बैठा है, 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अगर हम उस तरह बात करते हैं कि अगर इसी पर्सपेक्टिव को हम लेके चले ना, चाइना बेसिकली फॉलो कर रहा है विनिंग विदाउट फाइटिंग की पॉलिसी को। एग्जैक्टली ठीक है, विनिंग विदाउट फाइटिंग पॉलिसी में उसने जिस तरह से मैंने जेम्स माइनर का आपको बताया ना कि डॉक्ट्राइन लेके चले, वो ये डॉक्ट्राइन को लेके चल रहे हैं जिसमें वो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी। वो क्या करते हैं कि यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज जो मुझे मिली हैं 4 बिलियन डॉलर से लेकर 40 बिलियन डॉलर से लेकर 50 बिलियन डॉलर्स ईयरली बेसिस पर चाइना यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है, एनुअल इन्वेस्टमेंट। अब ये आप डेफिनेटली क्वेश्चन रेज होता है यहाँ से, कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट, हाउ, अब इतनी एंड वाई इतनी अपना जब हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, वह चाइना बैकअप पे होता है, जस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा वहीं का होता है। डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग बेसिस पर वो ये कमिटमेंट करते हैं। अब जिस कंट्री में यानी कि यूएस में जब वो ये काम कर रहे हैं, उस कंपनी को नहीं पता होता कि उसकी ऑलरेडी जो इंटेलिजेंस है वो चाइना के साथ शेयर हो चुकी है। चाहे उनको पता तब चलता है जब चाइना इस पे काम करके वर्ल्ड के सामने ला के पेश कर देता है। इसको अगर फर्दर हम लेके चले ना, जब चाइना जब तक इसको पता चलता है अपना यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो इस पे काम करना शुरू करती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी उस चीज को पेश कर चुका था दुनिया के सामने। जब वो उस पे फोकस करते हैं तो उनकी कंपनी का नाम भी खराब होता है। जो अपना इसके यूएस के लॉज है वो दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एट अ टाइम, उसको भी और उसको भी। जब कंपनी पे बात आती है तो कंपनी का स्टेक खतरे में पड़ जाता है, तो इसलिए वहां पर वो कीप क्वाइट करते हैं। लेकिन जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन पे पहुंचते हैं तब तक वो बंदा वहां से निकल चुका होता है। सॉरी नहीं, ये तो मैंने शुरू से पता ना कि चाइना हमेशा से ही अपने आप को पीछे रख के और आगे किसी और को करता है। जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका में बात करते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट्स को आगे किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, और हर मुल्क के साथ इनका ऑलमोस्ट इसी तरह सिनेरियोज है, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में। तो ये बेसिकली जैसे हमन टूटा का हमें वाकया पता है कि जब श्रीलंका डिफॉल्ट करता है, उसी वक्त चाइना हमन टूटा जो इनकी पोर्ट है, मेन पोर्ट है श्रीलंका, जिस पे कब्जा कर लेता है। और बेसिकली वो कब्जा नहीं था, वो उनकी जो एग्रीमेंट्स थे उसके मुताबिक उसने किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसने भी उसको किया था कि अप्रूव के ठीक है। तो चाइना की तो पॉलिसी हमें शुरू से पता है कि वो फाइटिंग या वॉर की तरफ नहीं जाता, वो काफ़ी सॉफ्ट पावर रखता है, और वो सॉफ्ट पावर लोगों को भी शो करता है और वो खुद भी पूरी दुनिया में परस्यू करता है उस चीज़ पे। चाइना ने हमेशा से इन्वेस्टमेंट की है, और इन्वेस्टमेंट के बाद उस जगह पे अपना जो है सिक्का बनवाया। अब जैसे पाकिस्तान में CPEC है, इनकी बहुत बड़ी BRI के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट CPEC के अंडर उनके मुख्तलिफ जो है कर्जों में और इन्वेस्टमेंट्स के तले दबी हुई है। इसी तरह इंडिया के साथ चाहे उनकी राइवलरी है, कुछ भी है, बट वहाँ भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह उन्होंने हमें जैसे भी आपने बताया कि अमेरिका में उनकी 30 to 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ की सॉफ्ट पावर लोगों में जनरेट करने के लिए की गई है ना। तो सेकेंडली यूएस की जो हम फॉरेन पॉलिसी भी अगर देखते हैं, यूएस की फॉरेन पॉलिसी में हमें काफ़ी एग्रेशन नज़र आता है। उनकी क्योंकि उनकी इकोनॉमी सर बेसिकली डिपेंड करती है उनके जो फाइटर प्लेन्स बनाने की है या आर्मर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उस पर डिपेंड करती है। तो यूएस अगर जो अपनी इकोनॉमी को चलाने चाहेगा तो हमेशा वो अपने बॉर्डर्स को और अपने मल्टीपल जो है एनिमीज को इंगेज रखेगा। जैसे इस वक्त 3 मेजर जगहों पे यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे पहले आ जाता है यूक्रेन, रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में यूएस इन्वॉल्व है। देन आ जाता है इसराइल के साथ पैलेस्टाइन एंड अरब कंट्रीज के खिलाफ है। देन जो थर्ड बॉर्डर जो उसने भी खुद ही रिसेंटली यूएस एंड यूके ने छेड़ा हुआ है यमन का। तो इससे हमें पता चलता है कि यूएस की थोड़ी सी पॉलिसी हमेशा से ही ना एग्रेसिव रही है फॉरेन पॉलिसी। और फिर यूएस ने हमेशा तमाम मुल्कों को, जो जितने भी मुल्क ज़्यादातर हम देखते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान है, मल्टीपल अदर है,
तो उनमें हमेशा से हमने ये चीज़ नोटिस की है कि यूएस ने हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने हमेशा एड्स से उनको चलाया है। उन मुल्कों को ऐसी आदत डाल दी जाती है एड्स की, जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि यूएस ने अपनी एड दे दे के पाकिस्तान को चलाया था। अब वो जब एड रोकता है तो पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को नशे की कमी महसूस करता है और फिर चीखें मारता है, देन लोन पे डेब्ट पे उसको चलना पड़ रहा है। मतलब वो तमाम तर उनकी जो पॉलिसीज़ और तमाम तर उनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, जो उनकी एग्रीमेंट्स हैं या तमाम तर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ये ज़्यादातर हमें रियलिस्ट नज़र आती हैं। जबकि चाइना की तरफ अगर हम बात करते हैं, चाइना काफ़ी लिबरल है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है और आपके मुल्क में कहता है आप कारोबार करें। यस, वो कोर प्रोडक्ट्स आपके उठाता है, कोर प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करता है, बट स्टिल देयर इज इन्वेस्टमेंट। आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं, वो आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे इन्वेस्ट करता है अगर आप मांगे तो। जैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, इससे पिछली गवर्नमेंट जो खान गवर्नमेंट थी, उनमें हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई थी यूनिवर्सिटीज़ में बाय चाइना इवन, एंड लोकल ह्यूमन डेवलपमेंट में रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि चाइना और यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं ये डिफरेंट है। चाइना की एग्रेसिव नहीं है, चाइना की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट टाइप है। यस, वो अपने ट्रेड को और इकोनॉमी को लेके चलते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स इस वक्त चाइना होल्ड करता है, और चाइना फिर बात करता है लोकल करेंसी ट्रेड में। ये उसामा अगर हम इसको ऐड करें ना फर्दर देखें, एक हो गया अपना चाइना जो यानी कि अपना डॉक्ट्राइन लेके चल रहा है विनिंग विदाउट फाइट में। फर्स्ट इसका पॉइंट हो गया इन्वेस्टमेंट का, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। सॉरी, सेकंड पॉइंट जो है जो अभी आपने बताया फॉरेन रिजर्व का, चाइना फोकस कर रहा है इस वक्त फॉरेन रिजर्व में। हालांकि अगर हम बात करें तो फॉरेन रिजर्व हमेशा गोल्ड में ज्यादातर कंसीडर किया जाता है, लेकिन चाइना ने फोकस किया हुआ है डॉलर्स पे, और उसने डॉलर जो है अभी आपने फिगर आउट किया अप्रोक्सीमेटली 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व अप्रोक्सीमेटली चाइना के पास इस वक्त अवेलेबल है। अगर चाइना इन्हीं डॉलर्स को मार्केट में फ्लोट कर देता है तो यूएस का क्या बनेगा? देखें ना सर, अगर हम इसी बात को लेके चलते हैं तो चाइना जो पॉलिसी अपनी एक बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाता है और नारा लगाता है, दैट इज़ कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करें। लोकल करेंसी पाकिस्तान के गवर्नमेंट जो रिसेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इस पर वर्किंग की थी। रशिया के साथ वो लोकल करेंसीज पे ट्रेड कर रहा है और वो कई और मुल्कों को ये डेवलपमेंट का मौका दे रहा है। अब देखिए, अगर वो इस तरह करता है तो सबसे पहले तो वो चाइना पूरी दुनिया में एक जो डॉलर का खौफ है वो ख़त्म करने के चक्रों में, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये सिस्टम आया था कि यूनिटरी करेंसी आ गई थी डॉलर की। तो इसी तरह का चाइना, जैसे आपने कहा कि ये अगर फ्लोट करता था मार्केट में, तो इससे तो चाइना को ऐसा इफेक्ट होता नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि अगर चाइना ऐसा करता है, चाइना तो लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहा है, फिर चाइना के पास गोल्ड के भी कुछ रिजर्व्स तो काफी ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं, फिर ग्लोबल फैक्ट्री है, इस वक्त पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड कर रही है। इससे अगर कोई मेजर कंट्री इफेक्ट होगा वो खुद यूएस होगा। यूएस, अब जब यूएस की इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, डेफिनेटली उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर वो ये सारे के सारे रिजर्व अपने मार्केट में फ्लोट कर देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ना लोकल कंट्रीज या रीजनल कंट्रीज जो है उससे इफेक्ट क्या होगा, डेफिनेटली हम बात करेंगे पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से जब डॉलर्स की इतनी खपत मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगी। रुपीज की वैल्यू जो है इंप्रूव करेगी। जब रुपी की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो उसके लोन है, जो उसके जो ऑटोमेटिकली कम होंगे, और जितने कम होंगे उतना पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होगा। अब इसके थर्ड जो मेजर है ना, जो फोकस कर रहा है चाइना इस वक्त, वो कर रहा है साइबर अटैक्स पे। एक हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट, थर्ड तो सेकंड फॉरेन रिजर्व, एंड थर्ड जो मेजर फोकस कर रहा है वो साइबर अटैक्स पे। और इसी में अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस की भी काफ़ी साइबर टेक्नोलॉजीज इस वक्त हैं दुनिया में। फिर यूएस की जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि यूएस की जितनी भी आपस में रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के साथ, लाइक नेटो, सीटो, सेंटो एंड मल्टीपल अदर जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें यूएस मेंबर है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का भी मकसद ये है कि अटैक ऑन वन, जैसे नेटो का है, अटैक ऑन वन नेटो कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्री। तो अगर इस तरह की बात करते हैं तो जैसे साइबर इसमें पॉलिसी में जा रहे हैं, तो तब भी हमें यूएस में कोई डेवलपमेंट नजर आती है। यूएस में तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो बहुत हाई है। तो चाइना जो है ना, इसी को साइबर अटैक के जरिए वहां से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है।
जिस तरह से उस अगर यूएस की बात करें ना, यूएस की सिक्योरिटी एजेंसीज खुद सर पकड़ के बैठी हुई हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन रशिया जो है उसकी जो है सिक्योरिटी जो है ना साइबर अटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सपर्टीज है उनके पास। तो चाइना और रशिया दोनों मिलकर एट द बैक साइड इस पे अटैक करते हैं यूएस तो पे। अनडाउटेडली जैसे मैं ये रिसेंट एक वो आया था इनकी कंपनी का 600 से ज्यादा 6 लाख से ज्यादा फाइल 6 लाख से ज्यादा फाइल हुई थी, ट्रांसफर हुई थी चाइना में, जिसपे चाइना ने कभी ना कंडेम किया ना उसको एक्सेप्ट किया। तो वो भी एक इसकी बहुत ये बड़ी बात है कंपनी मिसाल है। अपना थी लॉकहीड मैरिटाइम। Lockheed Martin, जी, जी, जी। लॉकहीड मैरिटाइम ये कंपनी थी और इसमें अपना ये बेसिकली आर्म से रिलेटेड जितने भी काम है वो ये कंपनी देख रही जी, थी, जी। जिसकी आप बता रहे हैं कि 600,000 जो है फाइल जो है ट्रांसफर हुई। और इवन दैट सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले परेशान होकर बैठ गए कि ये ईमेल्स के थ्रू अटैचमेंट बेसिस पर कैसे चाइना को फॉरवर्ड हो गई हैं। सर देखिए ना, रशिया की हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो हैकर्स हैं और जो साइबर थ्रेट्स हैं पूरी दुनिया जो फील करती है, यस इट्स मेड अप, ये बनाई गई हैं यूएस की तरफ से कि रशिया एक एनिमी है। तो अगर हम इसी तरह देखते हैं कि यूएस चाइना को रशिया हमेशा बैक करता है, क्योंकि ये दोस्ती इनकी आपस में हो गई है। फिर यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड में चले गए हैं। तो ये जब ये ऐसे कोई वाक़यात हैं जो हम देखते हैं रिसेंट टाइम्स में, इनमें ज़्यादातर जो साइबर टेक्नोलॉजी है वो रशियन होती है। रशियन होती है। अच्छा सर, अब इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है जो अभी तक है, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक दुनिया फॉलो कर रही है वो यही है कि डोमिनेंस ऑफ वन। बट अब जैसे चाइना ग्रो कर रहा है वेरी रैपिडली, तो अगर रैपिड इसकी ग्रोथ है जो चाइना की, इससे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा? डेफिनेटली जब अपना अगर वर्ल्ड जो गेम चेंज ट्रांसफर होगी उससे डेफिनेटली ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चाइना की, चाइना अपने कंट्रीज के जो उसके साथ खड़े होल्ड अप में हैं वो उनको लेके चलने की कोशिश करेगा, जबकि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने कंट्रीज को लेके चलने की कोशिश क्या करेगा, वो तो चल रहा है ऑलरेडी। चाइना फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करे अपने नेटिव कंट्रीज पर, उनको नेबरिंग कंट्रीज कह रहे हैं उनको कि नेबरिंग कंट्रीज को कवर करे सबसे पहले, मतलब रीजनल डोमिनेंस हासिल करे पहले, ताकि जिस तरह से पाकिस्तान है, इंडिया है या वियतनाम है, ताइवान है या साउथ कोरिया जो मेजर है जो डायरेक्टली उसको साथ यूएस की बैक पे चल रहा है, उनको कवर करे। उसके बाद गेम चेंजर डेफिनेटली ये साबित हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करना चाहूँगा। डोमिनेंस तो वो पहले चाइना के पास है, बट हाँ अगर आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वो सॉफ्ट पावर इमेज अपनी बहुत ज़्यादा बिल्ड करे ताकि वो जो उसके हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके इन्फ्लुएंस में आए, उसकी जैसे अमेरिका के हमेशा थ्रेट की वजह से या अमेरिका के खौफ की वजह से थे, तो अमेरिका जाहिर सी बात है खौफ का मुताबिक टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के हाथ से वो लोग निकलना शुरू हो गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं जो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली चाइना के फेवर में हैं। तो अगर इस तरह के कुछ मामला हैं तो यस, आपकी बात काफ़ी हद तक आई एग्री विद योर पॉइंट कि चाइना के साथ सॉफ्ट पावर इमेज बिल्ड मज़ीद करने की ज़रूरत है। चाइना को वो मज़ीद बिल्ड करेगा तभी यूएस से अपनी जो है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है और अपनी डोमिनेंस हासिल कर सकता है। Thank you very much, Sabir sir, for your time. Mia Sama signing off.